नमस्कार दोस्तों। गैर सरकारी संगठन से संबंधित पाठ्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन मैं करना चाहता हूं। आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि गैर सरकारी संगठन से जुड़ा हुआ है, या मैं कहूं कि आज के विषय के बगैर गैर सरकारी संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में असफल हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि गैर सरकारी संगठन बगैर किसी परियोजना के लागू होने के बगैर अपने कार्यों को या अपने प्रकार्यों को अंजाम नहीं दे सकता है, या वह सफल नहीं हो सकता है। और इसकी सफलता के लिए इसको कहीं ना कहीं परियोजना प्रबंधन से गुजरना पड़ता है। तो जो आज का विषय है वो परियोजना प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, और इस परियोजना प्रबंधन के आज के इस विषय पे जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ उसमें परियोजना क्या होती है एक परियोजना क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। परियोजनाओं को समझने के लिए परिभाषाओं के द्वारा, उसकी विशेषताओं के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ परियोजना के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं, या फिर परियोजना का प्रबंधन कैसे किया जाता है, या परियोजना प्रबंधन क्या है और परियोजना प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, या परियोजना से प्रबंधन से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो ये आज मुख्य बिंदु है आज की इस चर्चा के। इस चर्चा को समझने के लिए सबसे खास बात है कि परियोजना को समझना जरूरी है। एक परियोजना परस्पर जुड़ी हुई गतिविधियों का एक समूह होता है जिसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन्हें मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है या वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो परिभाषाओं का पहला समूह वह है जो परियोजना की विशिष्ट विशेषताओं पर बल देता है या जोर देता है, जबकि दूसरा समूह वह है जो उन गतिविधियों पर जोर देता है कि परिभाषाओं के आधार पर परियोजनाओं को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। जो पहला समूह है उसके अनुसार अगर एक परिभाषा है, एक विद्वान ने अपनी परिभाषा दी है, हैरिसन के शब्दों में अगर इसको परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो कहा जा सकता है कि एक परियोजना एक गैर नियमित और गैर पुनरावृत्ति का एक उपक्रम है या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें आमतौर पर अलग अलग समय पर वित्तीय और तकनीकी प्रदर्शन लक्षित होते हैं। इसी अनुक्रम में डेनिस लॉक ने भी इस श्रेणी के अंतर्गत परियोजना को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि एक परियोजना एक एकल गैर पुनरावृत्ति मतलब नॉन रिपीटिटिव वाला उद्यम या उपक्रम है, और जिसमें आमतौर पर समय सीमा और लागत बजट के भीतर नियोजित परिणाम प्राप्त करने के लिए इसको शुरू किया जाता है। एक अन्य विद्वान है लिटिल और मिडलिस। उन्होंने परियोजना को परिभाषित करते हुए कहा है किसी योजना या योजना का एक भाग जिसमें संसाधनों का निवेश किया जाए, या इसको दूसरे तरीके से अगर समझने की कोशिश किया जाए जिसे एक स्वतंत्र इकाई के रूप में यथोचित विश्लेषण और मूल्यांकन के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये पहली कैटेगरी के अंदर जो है इसको समझने का प्रयास किया जाता है। दूसरी कैटेगरी जो है उसमें प्रबंधन के शब्दकोश में परियोजना को एक निश्चित समय के भीतर एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना के अनुसार किया गया निवेश के रूप में वर्णित किया गया, जो परियोजना के उद्देश्य प्राप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रबंधन के बारे में एक वर्णित जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें परियोजना को भी परिभाषित करने की कोशिश की गई है या प्रयास किया गया है। उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि एक संगठित इकाई के रूप में परिभाषित जब हम परियोजना को करेंगे तो कहा जा सकता है कि एक परियोजना एक विकास परियोजना को समय समय पर बजट के भीतर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम विनिर्देशों के अनुरूप सफलतापूर्वक करना ही परियोजना है। इसी क्रम में गेडिस ने अपनी विचार को रखा है और कहा है कि एक संगठनात्मक इकाई के रूप में परिभाषित परियोजना को किया जा सकता है जो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित है। और यह कौन कौन से लक्ष्य हो सकते हैं कि योजना समय पर पूरी होनी चाहिए, निश्चित बजट के अंतर्गत होनी चाहिए
और पूर्व निर्धारित किए गए निर्देशों या उद्देश्यों के अनुरूप परियोजना का समापन होना चाहिए। तो ये जो पहली श्रेणी की और दूसरी श्रेणी की जो परिभाषाएं हैं, इनका यदि हम आकलन करने की कोशिश करें या इनको समझने की कोशिश करें तो कुछ दायरे को रेखांकित किया जा सकता है और इन परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना एक विशिष्ट कार्य है जिसके उद्देश्य अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं, जिसके कार्यान्वयन में एक निश्चित समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसकी उचित रूप से एक योजना बनाई जानी चाहिए और पहले से ही उसका एक मूल्यांकन किया जा सकता है। अर्थात कि हमारा आउटकम क्या होगा इसको हम पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं और यह योजना एक स्वतंत्र कार्य इकाई के रूप में भी मूल्यांकित कर सकते हैं या इसको परिभाषित कर सकते हैं। परियोजना को अगर टेक्निकल रूप से देखा जाए तो तकनीकी रूप से परिकल्पित अंतर संबंधित गतिविधियों के एक समूह के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। मतलब टेक्निकल पर्सपेक्टिव का मतलब है कि जो जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, उनके बीच में अगर हम इंटर रिलेशंस को इस्टेब्लिश करें और उसके द्वारा हम आउटकम को प्राप्त करने की कोशिश करें तो उसको इस रूप में एक समूह के रूप में हम देख सकते हैं, जिसमें एक निश्चित समयावधि में चरणबद्ध तरीके से भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधनों का उपयोग शामिल होता है तथा जिसका उद्देश्य कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के द्वारा हो सकता है। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम AFO के नाम से FAO के नाम से जानते हैं, ने परियोजना को एक ऐसी गतिविधि के रूप में वर्णित किया है कि जो वित्तीय और वाणिज्यिक विश्लेषण की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर है और अधिकांश मामलों में ये परियोजनाएं पहले से मौजूद संस्थाओं द्वारा पूंजीगत निधियों के व्यय का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपने संचालन को साबित करना चाहती हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक तरीके से बजट का सही तरीके से सही समय पर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर उपयोग करना और पहले से चली आ रही जो परियोजनाएं हैं उसके बीच में एक तारतम्य स्थापित करना, ये एक परियोजना परियोजना को समझने की चेष्टा कर सकते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ विशेषताओं का उल्लेख करना चाहते हैं जिससे कि आप इन विशेषताओं के आधार पर परियोजना को आसानी से समझ सकें। देखिए मित्रों, किसी परियोजना को उसकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर सबसे बेहतर तरीके से वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं अपनी अलग अलग विशेषताओं को दर्शाती हैं या अलग अलग विशेषताओं पर निर्भर करती हैं। किसी परियोजना की समान रूप से देखी जाने विशिष्ट विशेषताएं जो होती हैं या अन्य परियोजना की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं एक दूसरे से अलग हैं, मगर एक सामान्यता, अगर इसको एक समान दृष्टिकोण से इन विशेषताओं को देखा जाए तो उसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जैसे पहली विशेषता की कैटेगरी में अगर मैं इसको रखूं तो लक्ष्य और उद्देश्य मीन्स गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो किसी भी परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य अच्छी तरह से परिभाषित होने चाहिए। जैसे कि उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात की जा रही है या किसी क्षेत्र के औद्योगिक विकास की बात की जा रही है या किसी विशिष्ट उद्योग के विकास के बारे में बात की जा रही है या किसी संयंत्र जो है उसका निर्माण की अगर हमको बात करनी है, किसी भवन के निर्माण की बात करनी है, इत्यादि इत्यादि। तात्पर्य ये है कि परियोजना का निर्धारित लक्ष्य और निर्धारित उद्देश्य ही उसकी सफलता की कुंजी है, क्योंकि लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य की प्राप्ति विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर की जा सकती है। इसके साथ दूसरी विशेषता पर अगर गौर किया जाए तो कार्य और कार्य सामग्री कि हम कैसे कार्य करेंगे और किन किन संसाधनों का उपयोग करेंगे। एक परियोजना में विशिष्ट कार्य सामग्री के साथ कुछ विशिष्ट कार्य शामिल होते हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विशिष्ट कार्य इसलिए शामिल होते हैं कि उस कार्य के द्वारा हम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने की चेष्टा करते हैं या कोशिश करते हैं। इन कार्यों को आगे विभाजित भी कर सकते हैं उनकी गतिविधियों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, कंस्ट्रक्शन या निर्माण के आधार पर, परियोजना संगठन की स्थापना के आधार पर, कोई सिविल कार्य किया जाए या कोई खरीद फरोख्त की जाए या किसी परियोजना पर उसकी निगरानी और नियंत्रण की हम बात करें, इत्यादि इत्यादि। तो जो कार्य और सामग्री है वो भी एक बहुत बड़ा मूल आधार होता है किसी परियोजना के निर्माण के लिए। इसके साथ साथ
तीसरी जो विशेषता है गैर नियमित और गैर पुनरावृत्ति। यहां पर इससे तात्पर्य है कि परियोजना की गतिविधियां अधिकांश मामलों में गैर नियमित और गैर पुनरावृत्ति वाली होती हैं। हालांकि ये परस्पर गतिविधि एक ही समय पर परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, परंतु अधिकांश परियोजनाएं गतिविधियां जो होती हैं वो विविध और भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की ही उन गतिविधियों पर भी विशेष नज़र रखी जाए ताकि उनमें एकरूपता लाते हुए, उनमें समन्वय स्थापित करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इसकी चौथी विशेषता है अग्रिम योजना बनाना। किसी भी परियोजना के उपलब्ध संसाधनों और समय सारणी या टाइम टेबल के आधार पर, या कह सकते हैं कि जो टाइम लाइन है उसके आधार पर उसको पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए हमको पहले से ही एक अग्रिम योजना बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वास्तव में परियोजना निर्माण के एक भाग के रूप में परियोजना का गठन करने वाली सभी गतिविधियों को अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो, या उनके कार्यान्वयन की बात अगर की जाए तो हमको सबसे पहले एक अग्रिम योजना बना लेनी चाहिए। किसी भी परियोजना की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसकी टाइमलाइन क्या है, उसकी समय सारणी क्या है, कितने समय में उसको हम पूरा कर रहे हैं। वो 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है या 1 महीने का है। तो अगर पूर्व निर्धारित तरीके से अगर उसकी समय सारणी को बना लिया जाए तो बढ़िया रहता है। ऐसी स्थिति में समय सारणी को कहा बात की जाए तो यह एक परियोजना को एक विशिष्ट और पूर्व निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने की उम्मीद जगा देता है, और इसकी शुरुआत एक निश्चित तिथि और समापन की एक निश्चित तिथि के आधार पर होनी चाहिए। वो एक तरीके से कह सकते हैं समय सारणी हमको एक प्रकार का गाइडलाइन प्रोवाइड करा देती है, हमको मौका देती है कि हम इस आधार पर अपने सारे कार्य को पूरा करेंगे। परियोजना को पूरा करने के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, संसाधन क्या होंगे, ये एक अलग विशेषता है, क्योंकि प्रत्येक परियोजना के लिए संसाधनों की एक विशिष्ट आवश्यकता होती है और इसके कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में आवश्यक संसाधनों का विशेषज्ञों का या विशेषज्ञों की सहायता से हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। परियोजना के लागू करते समय या परियोजना को बनाते समय हमको आकस्मिकताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि किन स्रोतों से संसाधन जुटाए जाएंगे, उनकी कैसे पहचान की जाएगी, परियोजना को संसाधन को किस प्रकार से उपलब्ध कराएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये सभी जो हैं संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता है कि एक परियोजना को हम एक निवेश के रूप में देखते हैं। तात्पर्य निवेश के रूप में एक परियोजना को देखना। मतलब यहां पर यह है कि किसी भी परियोजना को निवेश के रूप में पहचाना जा सकता है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली किसी भी परियोजना का उद्देश्य यही होता है कि लोगों की भलाई के लिए या लोगों के विकास के लिए कार्य करना। इस अर्थ में निजी क्षेत्र या वाणिज्यिक परियोजना में किसी परियोजना पर निवेश पर पर्याप्त रिटर्न मिलने की या आउटकम की उम्मीद होती है, क्योंकि हम किसी पर निवेश करेंगे तो निवेश का हमको रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न किसी भी रूप में हो सकता है। यही परियोजना का सेवा क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम करते हैं, आर्थिक विचार के आधार पर करते हैं, सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने को करते हैं, तो उसके परिणाम आपको दूसरे प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। ये परिणाम सामाजिक लाभ के रूप में हमारे पास सामने आ सकते हैं, परंतु परियोजना को बनाते समय हमको सामाजिक लाभ और सामाजिक लागत उन दोनों की तुलना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक लाभ सामाजिक लागत से अधिक हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ऐसी परियोजना समाज के दृष्टिकोण से उचित होगी, बेहतर होगी और उसके परिणाम हमारे लिए सुखदायक होंगे। परियोजना को चलाने के लिए एक लाइफ साइकिल भी होती है, उस किस चक्र से गुजरेगी। परियोजना का एक जीवन चक्र होता है जो परियोजना की अवधारणा परियोजना के निर्माण से शुरू होता है और परियोजना के कार्यान्वयन और परिणामों के मूल मूल्यांकन के साथ समाप्त हो जाता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि उसके औचित्य का भी निर्धारण किया जाए। हर परियोजना चाहे वह बड़ी हो या छोटी हो, उसे शुरू करने का औचित्य कोई ना कोई इसका लॉजिक या तर्क होना चाहिए। परियोजना का मूल्यांकन, उसकी उपयुक्तता, उसकी व्यवहार्यता,
उसके मूल्य और व्यवहार्यता निर्धारित करने वाले निर्धारक परियोजना के लिए पर्याप्त औचित्य स्थापित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि किसी भी परियोजना के लिए वास्तविक और वैध औचित्य उसके प्रदर्शन में शामिल होता है। इस अर्थ में अगर बात किया जाए तो परियोजना से अपेक्षित लाभ और प्राप्त करने के लिए या लाभार्थियों को अपेक्षा के अनुसार लाभ प्रदान करने के लिए हमको औचित्य का निर्धारण करना चाहिए। परियोजना के लिए ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि वह स्थान कौन सा है। अधिकांश मामलों में परियोजना का स्थल संगठन के मुख्यालय से दूर होता है, मतलब तात्पर्य है कहीं ना कहीं परियोजना किसी संगठन से दूर किसी दूसरे स्थान पर आयोजित की जाती है। तो इसलिए इन परियोजनाओं के बीच में आपसी नियंत्रण और समन्वय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनिश्चितता के कारण बहुत सी परियोजनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं या अपने समय पर पूर्ण समाप्त नहीं हो पाती हैं या कह सकते हैं कि असफल हो जाती हैं। तो इसलिए आवश्यक ये है कि हमको समय का विशेष या स्थान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परियोजना में एक विशेषता और है कि इसका प्रदर्शन कैसे किया जाए, क्योंकि इसके क्रियान्वयन के दौरान किसी परियोजना के प्रदर्शन को मापना या उसका मूल्यांकन करना और उसके आधार पर भविष्यवाणी करना वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन होता है। तो इसका आकलन केवल प्रगतिपूर्ण होने के बाद ही किया जा सकता है, परंतु समय समय पर इसका यदि हम मूल्यांकन करते रहें, निरंतर निगरानी करते रहें, तो निश्चित रूप से हमारी परियोजना सफल होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर एक परियोजना को हम समझ सकते हैं। अब एक अलग बिंदु है परियोजनाओं के प्रकार। परियोजनाओं को प्रकारों को समझने के लिए, क्योंकि परियोजनाएं कहीं स्थानीय स्तर पर होती हैं, कोई क्षेत्रीय स्तर पर होती हैं, रीजनल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, राष्ट्रीय स्तर की बात कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर सकते हैं। तो ये परियोजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने पे उसके अनुसार उसको डिजाइन किया जाता है या उसको प्रारूप का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में स्थानीय संसाधनों पर ही परियोजना आधारित होती है। तो कोशिश इस प्रकार की करनी चाहिए कि जो भी योजना बनाई जाए वो स्थानीय अथवा क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस स्तर पर बनाई जाए, उनसे संबंधित जरूरतों को, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उस परियोजना के प्रारूप का निर्माण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा कि बहुत सी परियोजनाएं एक से अधिक देशों पर लागू हो जाती हैं और लोगों की आम समस्याओं से जुड़ी होती हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना की अगर हम बात करें तो एक लघु परियोजना हो सकती है, मध्यम आकार की परियोजना हो सकती है, या उससे वृहत स्तर की परियोजना हो सकती है, इसको मेगा परियोजना हम कह सकते हैं। ये योजनाएं निवेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। अधिकांशतः परियोजनाएं लघु प्रकार की होती हैं, कुछ मध्यम आकार की होती हैं, कुछ बड़ी या प्रमुख प्रकार की होती हैं। बड़ी परियोजनाओं से भी कुछ बहुत बड़ी परियोजनाएं हो सकती हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर की हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो वास्तविक चुनौती का प्रतिनिधित्व करती हैं। मध्यम आकार की या छोटी परियोजनाएं ज़्यादातर एक दूसरे का पूरक होती हैं। तात्पर्य यहाँ पर इससे है कि लघु योजनाएं कहीं मध्यम प्रकार की योजनाओं को सपोर्ट करती हैं और मध्यम प्रकार की योजनाएं जो होती हैं वो बड़ी परियोजनाओं को सपोर्ट करती हैं। तो एक आपस में इंटरलिंक भी कभी कभी देखने को मिलता है। इसके तीसरा जो प्रकार है वो निजी संयुक्त सहकारी क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, क्योंकि लोगों का एक समूह होता है, सहकारी समिति बना करके योजना का निर्माण करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना को शुरू कर सकते हैं। परियोजनाओं को कुछ सार्वजनिक क्षेत्र और कुछ निजी क्षेत्र के उद्यम के द्वारा भी संयुक्त रूप से भी शुरू किया सकता है, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम बात कर सकते हैं। इन्हें संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं कहा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को ज़्यादातर मामलों में सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और उन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा मंजूरी दी जाने के बाद शुरू किया जाता है। सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित सेवाएं, जो सामाजिक कल्याण, समाज विकास आदि संबंधित परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो सरकार के द्वारा या सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा शुरू की जाती हैं। कभी कभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा वाणिज्यिक परियोजनाएं भी शुरू की जाती हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बहुत से ऐसे कोर सेक्टर हैं, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो समान अवसंरचना विकास आदि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ऐसी परियोजनाओं को लागू करते हैं। उदाहरण के रूप में हवाई रेल परिवहन की बात कर सकते हैं, डाक सेवाओं की बात कर सकते हैं, टेलीफोन की बात कर सकते हैं, बिजली क्षेत्र की बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और अन्य प्रकार की बात की जाए तो जो औद्योगिक, कृषि, सेवा क्षेत्र या समान परियोजनाएं हैं,
ये परियोजनाएं अर्थव्यवस्था के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं जहां इसकी आवश्यकता स्थापित हो, या कोई ऐसी औद्योगिक परियोजना या कृषि परियोजना या सेवा क्षेत्र की परियोजना या सामान्य विकास की परियोजना हो सकती है। उदाहरण के रूप में जैसे हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर सकते हैं, या बांधों के निर्माण की बात कर सकते हैं, नहरों के निर्माण की बात कर सकते हैं, फसल उत्पादन की बात कर सकते हैं। जैसे गौर करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत की जो औद्योगिक विकास पर बल देती है। तो ऐसे बहुत से हमारे पास उदाहरण हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा योजनाएं शुरू की जाती हैं या निजी क्षेत्र के द्वारा योजनाएं शुरू की जाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक लाभ, समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार कह सकते हैं कि जो न्यू प्रोजेक्ट होते हैं, नई इकाइयाँ की जाएं, या एक्सटेंशन परियोजनाएं, या कह सकते हैं ऐसी योजनाएं जो संवर्धन की बात करती, मॉडिफिकेशन की बात कर सकती हैं। ये सब परियोजनाएं एक प्रकार से आधुनिकीकरण के पर बल देती हैं, या किसी एक नई इकाई को लगाना, या किसी नए संयंत्र की स्थापना करना, या किसी संयंत्र के उसके जीर्णोद्धार की बात करना, या उसके सुदृढ़ीकरण की बात करना, ये सब परियोजनाएं में आती हैं। नई परियोजनाओं में अगर शामिल करें तो एक तरीके से निवेश पर रिटर्न हमको कितना मिल सकता है, कितना कैश फ्लो हो सकता है, कितना हमको लाभ प्राप्त हो सकता है। जो विस्तार परियोजनाएं हैं उनकी क्षमता के आधार पर परियोजनाओं के मामले में नियोजित स्तर तक उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है। यदि कहा जाए कि जो रिटर्न है और जो कॉस्ट है उससे अगर हमारी समान है, बराबर अगर है, तो योजना को लागू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाभ अगर ज़्यादा होता है लागत से, तभी परियोजनाओं को लागू करने का सही तरीका है। इसके अतिरिक्त कुछ परियोजनाएं प्रतिस्थापन संबंधी परियोजनाएं होती हैं जो पूर्व में चली आ रही परियोजनाओं के स्थान पर दूसरी परियोजना हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर योजनाओं को लिया जाए तो जैसे पंचवर्षीय योजना है कि पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चल रही हैं मगर एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती जा रही हैं। कुछ सुधार संबंधी हैं, रिफॉर्म सेक्टर्स में काम करते हैं जहाँ पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। कुछ परियोजनाएं ऐसी होती जो रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित होती हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म रिसर्चेस की बात की जाए, या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की बात की जाए, या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की बात की जाए। तो ये प्रकार हैं जिस पे हर आवश्यकता के अनुसार, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार पर, कार्य की प्रकृति के आधार पर परियोजनाओं को बनाने का प्रयास किया जाता है, या उसके प्रकारों को लागू करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त अब जो बिंदु में बात करना चाहता हूँ वो है परियोजना प्रबंधन। अभी तक हम परियोजना की विशेषताएं और परियोजनाओं के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। परियोजना प्रबंधन कैसे किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक परियोजना में परस्पर संबंधित गतिविधियों के समूह को शामिल किया जाता है। अर्थात जब कोई योजना बनाई जाती है तो उसे एक निश्चित क्रम में निष्पादित करने का प्रयास किया जाता है ताकि परिणाम या लाभ सही समय पर या विशिष्ट समय पर एक समय सीमा के भीतर हमें प्राप्त हो सके। परियोजनाएं अक्सर या ज़्यादातर संगठन की व्यावसायिक रणनीति के महत्वपूर्ण के रूप में सामने आती हैं, या सीधे सरकार की नीति और उनके द्वारा किए गए पहलों से संबंधित होती है। किसी परियोजना की संरचना अलग अलग हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि उससे क्या लाभ प्राप्त होगा, और इन लाभों को प्राप्त करने के लिए किसी परियोजना को क्या उप परियोजनाओं में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा सकता है, या उप परियोजनाओं में संरचित करने की आवश्यकता हो सकती है, या परियोजनाओं का एक कार्यक्रम स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है। इस संदर्भ में जॉन मी एक विचारक है, उन्होंने प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में परियोजना को या परियोजना प्रबंधन को परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की कला है, जिससे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए अधिकतम समृद्धि और खुशी सुनिश्चित की जा सकती है तथा लोगों के लिए सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। प्रबंधन को कभी कभी इसके कार्यों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। इस अर्थ में यह अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती, जैसे नियोजन हो गया, आयोजन हो गया, स्टाफिंग की बात करें, निर्देशन की बात करें, नियंत्रण की बात करें, नवाचार की बात करें, और निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसके प्रतिनिधित्व की बात करें। इस आधार पर परियोजना
को या परियोजना प्रबंधन को किसी परियोजना के प्रबंधन के लिए एक संगठित गतिविधि के रूप में जाना जा सकता है। इसमें परियोजना के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान प्रबंधन के विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग भी शामिल होता है। जैसे बात करें कि परियोजना का निर्माण कैसे होगा, परियोजना का मूल्यांकन कैसे होगा, परियोजना का कार्यान्वयन कैसे होगा, परियोजना अनुवर्ती कैसे बनेगी इत्यादि। परियोजना प्रबंधन के बारे में हेरोल्ड किर्चनर ने अपना विचार देते हुए कहा है कि परियोजना प्रबंधन को पारंपरिक संगठनात्मक संरचना और संबंधित व्यक्तियों की विशेषताओं के माध्यम से परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तात्पर्य यहाँ पे परियोजना प्रबंधन किसी भी तदर्थ उपक्रम के लागू हो सकता है जो विशिष्ट अंतिम उद्देश्यों से संबंधित होता है। इस चीज को समझने के लिए परियोजनाओं का प्रबंधन को समझना आवश्यक है कि जो परियोजनाएं चल रही है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। परियोजना प्रबंधन अलग है और परियोजनाओं का प्रबंधन करना एक अलग। परियोजना प्रबंधन एक तरीके से कह सकते हैं इट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, क्योंकि कठोर तरीके से डिफिकल्ट तरीके से परिवर्तन को प्रबंधित करने की एक औपचारिक और संरचित विधि के रूप में जान सकते हैं। यह विशेष रूप से उस लाभ को जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है उस आउटपुट को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तात्पर्य जिन्हें एक निश्चित समय तक एक निश्चित गुणवत्ता और संसाधनों के एक निश्चित स्तर के साथ वितरित किया जा सके ताकि हमें नियोजित परिणाम या लाभ प्राप्त हो सके। किसी भी परियोजना की सफलता के लिए प्रभावी परियोजना के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी समान परियोजना प्रबंधन पद्धति के अनुप्रयोग के लिए कॉर्पोरेट जगत की बात की जाए या व्यावसायिक संस्कृति की बात की जाए, उचित विचार करना आवश्यक है जो किसी विशेष परियोजना के वातावरण का एक निर्माण करती है। इस संदर्भ में गार्टनर का एक अनुमान है कि यदि कोई एक ढीली पद्धति के आधार पर या तुलना के आधार पर मध्यम रूप से कठोर परियोजना प्रबंधन पद्धति का उपयोग अगर किया जाए तो उन्होंने यह निष्कर्ष पाया कि कठोर परियोजना प्रबंधन के द्वारा कम से कम 20 से 30% तक सुधार हो सकता है। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक कठोर डिसीजन या एक सिस्टमेटिक डिसीजन या एक लॉजिकल डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन, वो क्या काम करता है परिणाम पे या परियोजना के लाभ की सफलता में 20 से 30% में वृद्धि कर देता है। इसलिए परियोजनाओं पर औपचारिक परियोजना प्रबंधन ढांचा या कार्य प्रणाली लागू करने से लक्ष्यों को स्पष्ट करने और उन पर सहमति बनाने, आवश्यक संसाधनों की पहचान करने, परिणामों और प्रदर्शन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और उन्हें प्राप्त किए जाने वाले अंतिम लाभों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अधिकांशतः शोध से पता चलता है कि 85 से 90% परियोजनाएं समय पर बजट के भीतर और अपेक्षित प्रदर्शन की गुणवत्ता के साथ पूरा करने में विफल होती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो परियोजना को उचित ठहराने वाले वैध व्यावसायिक मामले हैं उनका अभाव हो, उद्देश्यों को सही रूप से परिभाषित ना किया गया हो या उस पर सहमति ना हो, या परियोजना संबंधित कम्युनिकेशन संचार और उससे संबंधित हितधारकों का प्रबंधन का अभाव, या परिणाम जो प्राप्त होने वाले हैं उससे संबंधित शर्तों को उचित रूप से परिभाषित ना किया गया हो, गुणवत्ता नियंत्रण में कमी हो, समय सीमा लागत का खराब अनुमान लगा लिया गया हो, परिभाषाओं को सही तरीके से परिभाषित ना किया गया हो या स्वीकार ना किया गया हो, संसाधनों की अपर्याप्त योजना हो, उनमें समन्वय ना हो। ये सभी कारण परियोजना प्रबंधन के उपकरणों तरीकों के अनुप्रयोग को द्वारा संबोधित कर सकते हैं या इन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए परियोजना प्रबंधन एक विशिष्ट एक बार के प्रयास को पूरा करने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और संगठित प्रयास होता है। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि जैसे एक इमारत का निर्माण करना है या एक नई कंप्यूटर प्रणाली को लागू करना है, तो परियोजना प्रबंधन में एक परियोजना योजना विकसित करने शामिल है जिसमें परियोजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित किया जाना अति आवश्यक। इसके लिए किन संसाधनों को आवश्यकता होगी, बजट क्या होगा, समय सीमा के साथ में जोड़ना, परियोजना लागू को करना शामिल है। ये क्या कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण पथ पर बने रहने के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रण यानी एक सुनिश्चित करना कि योजना को योजना के अनुसार प्रबंधित किया जा रहा है कि नहीं। इसके लिए परियोजना प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसको समझना बहुत जरूरी है। परियोजना प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसको विशेष रूप से परियोजना के अंत में एक परियोजना प्रबंधक की प्राथमिक चिंता के आधार पर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रबंधक पर डिपेंड करता है
या उसकी चिंता पर डिपेंड करता है, या उसके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है, उसके अनुभव पर डिपेंड करता है कि उस परियोजना से क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के रूप में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्या वास्तव में मैंने जो परियोजना से जुड़े लोग हैं या उसको लाभ प्राप्त करने के उनसे कुछ संतुष्टि हो पाएगी? क्या अपने उचित परियोजना प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सही तरीके से पालन किया है? क्या सही समय पर परियोजनाओं को हम समाप्त कर पाएंगे? क्या प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो सकता है? तो परियोजना के अंत में भविष्य की परियोजनाओं में उपयोग के लिए सीखी गई चीज़ों को भी हमको दस्तावेजीकरण करना पड़ता है, और अगली प्रक्रिया क्या होगी वो हमको बेहतर बनाने में मदद करता है। परियोजनाएं किसी जरूरत के परिणाम स्वरूप आती, और वह जरूरत अंतिम परिणाम के बारे में लोगों की अपेक्षाओं से संबंधित होती। मगर प्रश्न ये है कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, हम उसे कैसे जान सकते हैं, लोगों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें परियोजना की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा या उसको अपनाना पड़ेगा, जिससे कि आसानी से हम परियोजना के बारे में जान सकें। इसमें पहला चरण जो है उस परियोजना का चार्टर, तात्पर्य यहाँ पे परियोजना प्रायोजक द्वारा बनाया गया, क्योंकि आप देखिए परियोजना किसी न किसी फंडिंग एजेंसी के द्वारा प्रायोजित की जाती है, और जो भी चार्टर बनाया जाएगा, जो भी उसकी गाइडलाइन बनाई जाएगी, जो भी उसके उद्देश्य बनाए जाएंगे, उस पर निर्भर करता है। तो परियोजना के उद्देश्य और परिणामों का वर्णन, तो परियोजना जो चार्टर है तो परियोजना के उद्देश्य और परिणामों का वर्णन करता है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि परियोजना के उद्देश्य और उसके परिणामों के बारे में बातचीत कर ली जाए। दूसरा जो चरण है या प्रक्रिया है, लागत लाभ विश्लेषण है। परियोजना के द्वारा सभी हितधारकों के साथ यह निश्चित कर लेना चाहिए कि परियोजना से क्या लाभ प्राप्त होने वाला। तात्पर्य लागत और लाभ विश्लेषण से है। लाभ हमेशा अधिकतम होना चाहिए, लागत हमारी न्यूनतम होनी चाहिए, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा चरण है कि वह क्या धारणाएं हैं, क्या बाधाएं हैं। प्रबंधक के द्वारा हितधारक को यह भी इनपुट के साथ बताया जा सकता है। धारणाएं परियोजनाओं की बाधाओं का वर्णन भी किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट स्टेटमेंट क्या है, या प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है। प्रोजेक्ट और हितधारकों द्वारा हस्ताक्षरित होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक टीम और हितधारकों के साथ मिल करके इसको सही तरीके से परिभाषित करता है, उसको डॉक्यूमेंटेड करता है। और परियोजना की सफलता के कारकों के पीछे परियोजना को सही तरीके से परिभाषित करना और प्रोजेक्ट को सफल कैसे बनाया जाएगा, यह दोनों शामिल है। इसके लिए आवश्यक है एक संचार योजना। प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा हितधारकों और प्रोजेक्ट की टीम को पूरी तरीके से सूचनाओं का सही प्रकार से आदान प्रदान होना चाहिए। इसको कैसे किया जाएगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसको भी बताया जाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कार्य और विखंडन और उसका स्वरूप संरचना कैसे होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितने भी डेलिब्रेशंस किए जाएं वो उन्मुख हो और पदानुक्रम के अनुसार हो, मतलब एक हायरार्की के अनुसार हो, और उसको सही तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों की भूमिकाएं और जिम्मेदारी क्या होंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि परियोजनाओं में बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं और एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो संसाधन क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजर का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि संसाधनों का किस प्रकार से या मानव संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करेगा। तात्पर्य भौतिक संसाधन और मानव संसाधनों के सदुपयोग से। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि उन संसाधनों को किस प्रकार से लोगों को पहुंचाया जाएगा, या उनकी कैसे खरीद की जाएगी, या उनको कैसे प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ योजना को बनाते समय एक चरण ये भी रहता है कि उसके जोखिम का आकलन करना, क्योंकि जोखिम विश्लेषण के द्वारा प्रोजेक्ट को एक पहचान और उसकी वर्णन, उसके कह सकते हैं उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूल भी बनाया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट शेड्यूल का मतलब है कि एक तरीके से स्ट्रक्चर कि पहला चरण क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा उद्देश्य कैसे प्राप्ति करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पथ निर्धारित करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट बजट, क्योंकि किसी भी परियोजना बजट के बगैर लागू नहीं हो सकती। तो लक्षित लागत का निर्धारण कैसे करेंगे। उसके साथ साथ परिवर्तन प्रबंधन योजना, क्योंकि परियोजना प्रबंधक के द्वारा बनाई जाती है, तो परिवर्तनों को पहचान कैसे, क्योंकि हो सकता है कि जब परियोजना का आकलन करें तो हो सकता है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़े, तो इसलिए उसको परिवर्तन को हमको दिमाग में रखना पड़ता है। इसके साथ साथ परियोजना का कार्यान्वयन की बात आती है। परियोजना प्रबंधक के द्वारा इस बात का भी ध्यान में रखना जाना चाहिए कि परियोजना को कार्यान्वयन को कैसे हम लागू करेंगे, किस प्रकार से उसको जमीनी स्तर पर हम लागू कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ता है कि परियोजना की प्रतिक्रिया क्या है, मतलब उसका फीडबैक, रिएक्शन क्या आ रहा है।
क्योंकि परियोजना के आधार पर ही हम लाभ प्राप्त करेंगे और उसी परियोजना के आधार पर हो सकता है कि भविष्य की परियोजनाओं को निर्मित करने का प्रयास करें। तो इन चीज़ों को हमको दिमाग में रखना पड़ता है। तो ये एक प्रक्रियाएं हैं, ये चरण हैं। इसके साथ साथ हमको परियोजना के लाभ के बारे में बात करना है कि परियोजना से हमको क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट अथवा परियोजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं में कौशल, ज्ञान, अनुभव, जो टूल यूज़ किए जा रहे हैं, जो तकनीकी उपयोग की जा रही है, उसका सर्वोत्तम उपयोग करते हुए संभव परिणाम प्राप्त करना। एक बार जब इन तरीकों को, इन निपुणताओं को हम सीख जाते हैं तो हम यह लागू करने पर सही तरीके से लागू कर लेते हैं तो हम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रह पाते। तो प्रोजेक्ट की उचित योजना बनाना, उसकी सही तरीके से क्रियान्वित करना, उसकी निगरानी करना से काफ़ी समय बचता है और आपके पास अपनी सफलता मापने के लिए उपकरण हो जाते हैं। तो उचित योजना और अनुवर्ती कार्रवाई गलतियों को, अनियोजित घटनाओं के रोकने के लिए या अप्रत्याशित रूप से सामने जो आ जाती हैं, उन्हें कम से कम समय पर हम उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। अच्छी परियोजनाएं प्रबंधन तरीके से आगे ले जाती हैं और ये परियोजनाएं एक तरीके से टीम समन्वय के द्वारा प्रबंधक के रूप में अच्छी परियोजनाओं को नियोजित करके अगली परियोजनाओं पर भी काम करने में मदद मिलता है। इन परियोजनाओं को अगर हम लाभ की दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो एक संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि एक समग्र परियोजना के प्रदर्शन में सुधार लाने का प्रयास किया जा सकता है अगर हमने सही तरीके से किया। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कम समय लग सकता है या परियोजनाओं के जोखिम को कम करता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, संचार में सुधार करता है, एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें आपस में संचार हो सके, संगठन में सभी के लिए उसको अनुसरण करने का एक मानक तैयार करता है या एक तरीका प्रदान करता है ताकि भविष्य में लोग उस चीज़ को फॉलो कर सकें। इसके साथ साथ उसके डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग में एक सुनिश्चित स्थिरता निश्चित करता है और परियोजना की रिपोर्ट में सटीकता में सुधार लाने की कोशिश करता है। तो ये इस प्रकार से हम परियोजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे परियोजना प्रबंधन के बारे में बात की और मुख्य रूप से अगर उसको बात की जाए तो दो भागों में विभाजित किया है। एक तो परियोजना क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, दूसरा है परियोजना प्रबंधन के बारे में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।